सादर प्रणाम। मैं हूं नवीन, आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम में जिसका नाम है अभिव्यक्ति प्रेमचंद पथ पर। अभिव्यक्ति जहां आज फिर से एक किताब है, उसकी लेखिका हैं और किताब के पन्नों में जो शब्द छूट गए उनको जानने की अभिलाषा है। अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, उसके एक दिन पहले यम के लिए हमने दिए निकाले। यह दिन दियों के साथ भेदभाव का दिन है। इस्तेमाल किए हुए पुराने दिए को जलाकर घर से दूर कूड़े कचरे पर रख देना, फिर वो अपने से बुझा, हवा ने बुझाया, कोई सुध नहीं लेता। लेकिन उपेक्षित यह दिया अपना काम बखूबी करता है। जिस जगह साल भर प्रकाश नहीं पहुंचता, उसको भी कुछ पल रोशन करता है। वो ज़माना बहुत पीछे नहीं छूटा जब भारत स्त्रीलिंग को जानता था, पुल्लिंग को परिभाषित करता था। फिर 2002 में ऐसा पहला उपन्यास यमदीप आया जिसने भारत का परिचय इन दोनों लिंगों के बीच अपनी परिभाषा को खोजते किन्नरों से करवाया। 288 पृष्ठों के यमदीप को मैंने अक्षरशः पढ़ा। हर शब्द जैसे मुझे छड़ी की तरह पीट रहे थे। हर छड़ी पूछ रही थी कि जब मैं टोले मोहल्ले में किन्नरों को नाचते गाते या ट्रैफिक सिग्नलों पर देखता था तो क्यों कभी इनके बारे में जिज्ञासा नहीं हुई। किन्नरों के रहन सहन को, उनकी चुनौतियों को, उनकी भावनाओं को करीब से यमदीप ने मुझे बतलाया। इसी उपन्यास की कुछ लाइनें आपसे साझा करना चाहूँगा। घर के एक दिए को केवल यम से संवाद करने के लिए उठाकर घूर मतलब कूड़ा करकट पर रख देना और फिर उधर मुड़कर भी न देखना। वह कब जलते जलते बुझा, सत्य से विमुख होना है। उस माँ और उसके जीवन भर के लिए बिछुड़ने वाले उस बेटी के हृदय में झांक कर कोई देखे, क्या भूल पाए हैं दोनों एक दूसरे को। अपनी दुनिया में किसी को झांकने न देने वाले क्या निष्ठुर हो पाए हैं अपने मन की गहराइयों से। नारियल की तरह उलझी जटाजूट और कठोरपन के नीचे मिली एक तरलता, चुपचाप कांपती, डोलती। उपन्यास पढ़ने के बाद लगा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक नए चांद को खोज लिया हो। खोजना सही नहीं है, एक नए चांद को जान लिया हो। तो आइए अभिव्यक्ति प्रेमचंद पथ पर स्वागत करते हैं उन सामाजिक वैज्ञानिक का जिन्होंने इस चांद की खोज की है। डॉक्टर नीरजा माधव मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेमचंद पथ पर। नमस्ते नमस्ते, आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं को भी जी स्वागत है आपका। छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। पूरा परिचय देने के लिए शायद एक दिन कम पड़ेगा। आप बहुत संवेदनशील हैं। आपका मन उन संवेदनाओं को भी पढ़ लेता है जिनको मानव मन कभी पढ़ न सका हो। प्रेमचंद अपने ज़माने के भगत सिंह थे तो आप आज की दुर्गा भाभी हैं। आपकी कलम जब भी चलती है इनकलाब लिखती है। इस इनकलाब का ही नतीजा है यमदीप, जो थर्ड जेंडर पर लिखा गया पहला उपन्यास है। यह इनकलाब कभी तिब्बती शरणार्थियों का दर्द गेशे जंपा में दिखाता है, तिब्बत में रह रहे लोगों की दास्तान देनपा तिब्बत की डायरी में मिलती है। तेभ्य स्वधा भारत विभाजन में मारे गए उन लोगों को तिलांजलि है जिनको जमीन तो क्या मुखाग्नि भी नहीं मिली। यह राम कौन है, ईहा मृग और बहुत सारी कृतियों ने हमेशा समाज से ओझल पहलुओं को दर्शाया है। क्रांतिकारी लेखक सरकारों को सुहाते नहीं हैं, लेकिन थर्ड जेंडर और तिब्बती शरणार्थियों की पीड़ाओं को लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए आपको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से नवाजा था। यशपाल पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार इत्यादि प्रतिष्ठित सम्मान आपकी उम्दा लेखनी को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। आप एक सुदूर देश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं और वहाँ से आपको प्रेमचंद पथ के माध्यम से
अपने देश के साहित्यकार याद आ रहे हैं, उनका साहित्य आप पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी सुखद बात और कुछ हो नहीं सकती। और वह भी यदि एक भारतीय लेखक को अमेरिका में बैठा हुआ एक युवा, वह भारत का है या स्वयं अमेरिका का है, यदि वह पढ़ रहा है तो लेखन की सार्थकता वही है। और यदि यमदीप नामक उपन्यास ने, जो मैंने थर्ड जेंडर के ऊपर लिखा, और ऐसा साहित्य समाज और समाज भी मानता है कि ये पहला उपन्यास है जो थर्ड जेंडर समुदाय के ऊपर लिखा गया हिंदी में, तो मैं भी इसे स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ, ये पहला है। हालांकि प्राचीन साहित्य में थर्ड जेंडर, यानी जिसे हम उभयलिंगी या तृतीय प्रकृति समुदाय या हिजड़ा शब्द से संबोधित करते हैं, कहीं कहीं खोजा या छक्का नाम से भी उनको कहा जाता है, पुकारा जाता है, उनके ऊपर लिखा। तो ये हम इस शताब्दी की बात कर सकते हैं कि 21वीं शताब्दी शुरू हुई तब मेरा यह उपन्यास आया। और यह भी सत्य है कि पिछले 100, 150, 200 वर्षों में इन लोगों का जीवन उपेक्षित रहा, कोई साहित्य, कोई लेखनी उनकी ओर उन्मुख नहीं हुई थी। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ये साहित्य से गायब है, ऐसा नहीं है। प्राचीन साहित्य में चाहे बृहन्नला के रूप में हो, चाहे शिखंडी के रूप में हो, या अन्य कोई पात्र हैं, उनके रूप में हम लोग पाते हैं इनका जो रेफरेंस है, जो संदर्भ है। तो ये एक बात तो ये हो गई कि हाँ, ये आधुनिक समाज में, आधुनिक कालखंड में इनके ऊपर नहीं लिखा गया। फिल्में कुछ बनी भी तो जैसे लगता है कि एक व्यंग करने के लिए, समाज के किसी नेता के ऊपर व्यंग करना है तो थर्ड जेंडर के किसी व्यक्ति को उनका कंपटीटर बना के, मतलब प्रतिद्वंदी बना के, हाँ, और उसको हाँ, ये मतलब ये शो करते हुए कि तुम इनकी तरह से हो। एक व्यंग, वहां पर भी उपहास जैसा ही रहा इनका जीवन, या कुछ कहानियां लिखी गई तो भी इसी तरह के मूड में। कभी भी इनके भीतर की जो पीड़ा है, इनकी जो त्रासदी है, मूल त्रासदी, उस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता लोगों ने नहीं समझी। और लोगों को यह भी आभास नहीं हुआ कि ये जो बच्चे होते हैं जिनको हम थर्ड जेंडर, मैं बार बार थर्ड जेंडर, तृतीय प्रकृति समुदाय, उभयलिंगी या हिजड़ा, छक्का, खोजा मैं कहती हूँ, लेकिन मैं किन्नर नहीं कहती। अभी मैं स्पष्ट करूंगी कि क्यों नहीं कहती। जी, क्षमा चाहूंगा, मैं वहां तक तो पहुंच नहीं पाया। नहीं, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे, अभी परिभाषित करेंगे कि किन्नर क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। किन्नर शब्द पर विरोध भी हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विरोध किया कि हम एक सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जाति हैं, देव योनि के लोग माने जाते हैं किन्नर। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुणगाते रहते दरवाजे पर मेरे, निस्दिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। तो ये किसी थर्ड जेंडर समूह के लिए नहीं लिखा गया। ये कविता बहुत पुरानी है, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। तो यानी किन्नर एक अलग जाति है जो जिसको कहते हैं कि देव योनि की जाति मानी जाती है। यानी हिमाचल प्रदेश या जो हिमालय पर रहने वाले लोग होते हैं, थोड़ा बहुत सुंदर होते हैं मैदानों वाले लोग से, तो इसलिए भी उनको हम देव योनि का संबोधित करते हैं। तो ये एक प्रश्न हम अलग उठा कर रखते हैं कि किन्नर शब्द उनके लिए क्यों नहीं प्रयोग करता। इस समुदाय के लोगों के बारे में हमारे समाज ने बहुत कई सौ वर्षों से यह चिंता नहीं की कि ये हमारे आपकी तरह से सामान्य घरों में, यानी जहाँ हर तरह से स्वस्थ लोग रह रहे हैं घरों में, उन्हीं घर में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है। और हमारी पारिवारिक स्वीकार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता चूंकि उनके प्रति नहीं होती है, हम उन्हें अपने बीच का नहीं मान पाते हैं, या हमें लगता है कि सामाजिक रूप से हमारी जगहसाई होगी, इसलिए वो बच्चे अभिशप्त जीवन जीने के लिए अब एक उम्र के बाद अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं इस तरह के समुदायों में रहने के लिए, इस तरह की कम्युनिटी में जहाँ पर थर्ड जेंडर के ही लोग रहते हैं, जगह जगह से भाग कर आए हुए बच्चे, क्योंकि वो बच्चे भी वैसे ही अभिशप्त हैं जैसे ये बच्चा भाग कर गया है वहां पर अभिशप्त जीवन जीने के लिए। क्योंकि हम सामाजिक रूप से
उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पारिवारिक रूप से भी हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक दिव्यांग बच्चे को हम अपने पास रख लेते हैं, नेत्रहीन बच्चा है वो हमारे पास रहेगा। एक विकलांग बच्चा है शरीर से, उसको भी हम रख लेते हैं। हाथ कटा है, पैर नहीं है, पोलियोग्रस्त है, कुछ भी है, उसको परिवार में रखते हैं। लेकिन एक थर्ड जेंडर का अगर बच्चा घर में पैदा हो गया तो उसको माता पिता वह सम्मान नहीं देते हैं, उसे वह दुलार और प्यार नहीं देते हैं कि तुम्हारे अंदर केवल एक अक्षमता है, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, शेष सब कुछ है। उनके पास मस्तिष्क है, उनके पास तर्क शक्ति है, उनके पास संवेदनशीलता है, उनके पास ममता है, प्रेम है, ईमानदारी है। सबसे बड़ी बात आज के युग में जिस चीज की बहुत आवश्यकता है ईमानदार होने की, वो ईमानदारी है उनके भीतर। आप इनकी कम्युनिटी में जब जाइए और देखिए, या आप जब कभी भारत आए और अपने आसपास के थानों में पता करें। मैं ये 2002 से पहले, जब 2002 में मेरा उपन्यास छप कर आ गया था दिल्ली से, उसके पहले मैंने कई वर्षों तक इनके बस्तियों में जा जाकर रिसर्च किया था। यानी आप कह सकते हैं 98, 99, 97, 96, 96, 97, 98, 99, इतने वर्ष तो कम से कम लगे रिसर्च करने में और फिर इन पर कुछ लिखने में। तो तब तक की बात हम बता रहे हैं। अब तो बहुत चेंज आ रहा है और ये बहुत सुखद पक्ष है कि मैं इसे साहित्य का मौन विजय मानती हूँ कि यदि समाज में कोई बदलाव आता है तो बहुत बड़ी बात है। किसी आप साहित्य को उसका वो मान लीजिए, श्रेय दे दीजिए या जैसे भी जो भी हो, लेकिन उन्हें वो सारी जो अधिकार जो उनके थे, मौलिक अधिकार, वो सारे मिल गए। माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय। दूसरे देशों में ये स्थिति नहीं है। आप तो अमेरिका में बैठे, आप जानते होंगे, दूसरे देशों में इन्हें पर्याप्त सम्मान वगैरह मिलता है, ये नौकरी कर सकते हैं, ये शिक्षा ले सकते हैं, इलेक्शन में लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारत में ये बड़े उपेक्षित थे 2002 से पहले तक। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। तो उनके बारे में आपने जो प्रश्न किया कि आपने इनके बारे में जाने में क्या क्या दुश्वारियां झेली, तो स्पष्ट सी बात है कि जब ये एक गुमनामी वाली, एक छिपी हुई, अपने परिवार से छिपा कर या अपने परिवार के सामने उसको उजागर नहीं करना चाहते, तो उन गुमनाम बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर थर्ड जेंडर के लोग दूसरे आकर रहते हैं। और वो कहीं सुदूर, जैसे शहर में है तो शहर की बस्ती से बहुत दूर कहीं गंदी सी जगह हो या कहीं जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, वहाँ पर ये अपनी बस्ती बनाकर रहते हैं। टूटी फूटी झोपड़ी, टूटा फूटा घर या कच्चा घर या कहीं भी रहते हैं। तो मेरे मन में आया, आकाशवाणी में मैं उस समय प्रोग्राम ऑफिसर थी बनारस में, तो एक बार मेरे यहाँ मेरी कॉलोनी में जैसे किसी के घर बच्चा हुआ या कुछ हुआ, तो ये लोग आते थे, तो वो लोग जल्दी से जल्दी इन लोगों को अपने दरवाजे से हटाना चाहते थे। इनका जो भोंडा प्रदर्शन होता है, इनका जो तालियां बजाना होता है, ठनगन करना होता है, नेग मांगना होता है, तो लोग जल्दी से जल्दी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर ये किसी के बच्चे होंगे और इनके खाने पीने की व्यवस्था कौन देखता है। ये अगर ये मांगे ना, ये जिद ना करें या ये भोंडा प्रदर्शन ना करें, तो लोग इनको ये नेक भी ना दें। और इस नेक के अलावा ये नौकरी में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, ना मेरी ऑफिस में, ना आपकी ऑफिस में, ना किसी ऑफिस में, कहीं नहीं दिखाई देते। स्वयं ये अपने आप नहीं समझ पाते हैं कि ये अपने आप को किस जेंडर का कहें। बोलने में ये पुल्लिंग बोलते हैं, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, और पहनने के लिए ये साड़ी पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, एक लाउड मेकअप करते हैं। यानी इन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह से क्या सोच कर रहना है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। तो मेरे मन में आया कि इनके बारे में तो कुछ लिखा जाना चाहिए, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। फिर मैंने आकाशवाणी में सोचा कि एक मैं इनके ऊपर प्रोग्राम बनाऊं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जब मैं अपनी सारी मशीनें, जो रिकॉर्डिंग की मशीनें होती हैं, वो सब लेकर जाने की कोशिश मैंने की, तो मेरे ऑफिस के लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट व्यंग भरी कि मीर्जा जी वहाँ क्यों जा रही हैं, लोगों की बस्तियों में, हाँ क्यों जाना चाह रही हैं। तो मतलब वो उपहास, वो हंसी, वो व्यंग भरी हंसी मैंने अपने ऑफिस में भी देखी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है।
जी इनके ऊपर अगर कोई कार्य करना चाहे तो उसके ऊपर भी लोग व्यंग से हंस पड़ते हैं। जी जी ऐसे समय में मैं जाके इनकी बस्तियों में ढूंढते ढूंढते और पहले इन लोगों से संपर्क किया। फिर इन लोगों ने कुछ भी बताने से मना किया। ये लोग अपनी कोड लैंग्वेज कुछ बोलते थे सांकेतिक भाषा में, और फिर धीरे धीरे सबके सब गायब हो जाए, हम बैठे रह जाए। तो हमें समझ में ही ना आए। हम तो अपनी हिंदी में इनसे बात कर रहे हैं कि आप लोगों से हम कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम आकाशवाणी में हैं, आपके ऊपर कार्यक्रम बनाना चाह रहे हैं। हाँ 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 बहन जी बना लीजिए, हाँ बिटिया बना लीजिए। और उसके बाद फिर अपने सांकेतिक भाषा में कुछ कुछ बोलते थे और सब हट जाते थे। जी तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर एक मेजर की लड़की थी, मतलब पहले वो लड़की थी, बाद में फिर उसको पता चला कि वो थर्ड जेंडर है। अच्छा अभी इस पर भी बात करेंगे हम लोग कि कैसे इनको 13-14 वर्ष के बाद पता चलता है। कुछ तो शुरू से ही, बचपन से ही पता चल जाता है, आर्गन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं। नाच लेकिन भी हाँ, लेकिन किसी किसी को जी 13-14-15 वर्ष की अवस्था में पता चलता है, जब उनके अंदर फिजिकल चेंजेज आने शुरू होते हैं। जी जी दोनों जो ट्रेट्स होते हैं लड़के और लड़की के, दोनों उसमें उभरने लगते हैं। तब इन्हें समझ में आता है कि अरे हमारे साथ तो ये है। जब वो मेजर की जो लड़की थी, मेजर की लड़की से हमने पूछा, जब बातचीत से पता चला कि वो बड़े अच्छी फैमिली से आई हुई थी, लेकिन अंत में उसको अपने परिवार और समाज से मुंह छिपाकर भागना पड़ा और वो यहाँ बनारस में आकर रहने लगी इसी अपनी कम्युनिटी में। तो उसने हमको बताया कि जब तक हम लोगों के जो गुरु होते हैं, हिजड़ों के जो गुरु होते हैं, जी वो जी पूरे एक जिले के गुरु होते हैं, एक क्षेत्र के गुरु होते हैं, वो जब तक हम लोगों को नहीं कहेंगे कि हाँ आप लोग कुछ बताइए, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की बहुत सशक्त एक परंपरा है। जी जी तब हमने उनके गुरु का पता लिया। उनके गुरु को ढूंढते हुए वो 80 पर एक झोपड़ी नुमा घर में रहते थे, तो गुरु जी के पास हम पहुँचे। वहाँ पर जब पहली बार हम पहुँचे थे तो हमने देखा कि गुरुजी अपने झोपड़ी में, अपने मतलब घर में, जो मिट्टी का घर था जी उस समय 80 पर, तो वहाँ पर वो मुर्गियों को चारा खिला रहे थे, आटा का वो बना के। उनके घर के सामने मुर्गियाँ थी, उनको फेंक रहे थे। सफ़ेद रंग की मटमैली सी साड़ी पहने हुए। नाम था उनका अंदाज गुरु। अपने तो महताब अंदाज गुरु के जी पास, हाँ, तो वो यहाँ पर महताब हैं जी जी आपके उपन्यास में। जी महताब है ना? जी जी महताब गुरु हाँ। तो अंदाज गुरु से जब हमने बातचीत करना शुरू किया, तो अंदाज गुरु ने पहले तो नाराज होकर हमसे कहा कि अपना माइक जो ऑन था मेरा, अपना माइक हटा लो बिटिया, नहीं तो तुम कहीं हमको फंसा दोगी। हाँ हाँ जी यानी उनका एक जो सहज वो समस्या जिसको कहें, चाहे उलझन कहें या सहज जो उद्गार था, वो ये था कि तुम हमें कहीं फंसा दोगी। तो हमने कहा जब आपने बिटिया कहा, तो फिर हम, बिटिया कभी किसी को फंसाती है माता या पिता को? तो जी भावुक हो गए। कह रहे पहली बार कोई हम लोगों को कुछ ऐसे इस तरह से संबोधित किया बिटिया। हमने कहा जब बिटिया कह दिया तो आप हमारे लिए जी उतने जी ही पूज्य हैं जितने माता पिता होते हैं। अब जी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि हमने माइक हटा दिया। हमने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो हम नहीं करते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोली हाँ बताइए। तो हमने कहा कि सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आप लोग अपने माता पिता को छोड़ कर आ जाते हैं तो आप लोगों को उनकी याद नहीं आती है? कभी जाते हैं घर की नहीं? इतने पर अंदाज गुरु एकदम फपक के रो पड़े थे, और जी रोते हुए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं याद आएगी? याद आती है, रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं। जी जी मेरा मन भी बहुत भीग गया, बहुत मतलब अंदर से बड़ी करुणा, बहुत दुख उन लोगों के लिए हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों से हमने कई कई बार जाके उनकी बस्तियों में, अंदाज गुरु से बिटिया वाला संबंध हो ही गया था, जी जी तो जब भी हम जाते थे अपने हस्बैंड के साथ जाते थे, तो मेरे हस्बैंड को लोग अंदर नहीं आने देते थे। पुरुषों को अपने घर के भीतर वो नहीं प्रवेश करने देते थे। बोलते थे इंसानों से हमको क्या मतलब, पुरुष इंसान है, जी जी हम और उसमें हमें भीतर बुला लेते थे। जी तो इस तरह से उनकी बस्तियों में जा जाकर कई कई बार उनके जो सांकेतिक शब्द होते थे उनको हम अंदाज गुरु से पूछते थे, या जो एक रोजी नाम की
थी थर्ड जेंडर की, उससे जी। पूछते थे, या शीलू और तमाम नाम थे उनके। उन लोगों से हमने पूरा पूछना शुरू किया, फिर उसको हम धीरे से नोट डाउन भी कर लेते थे। तो इस तरह से उनके बारे में हमने कई वर्षों तक, जिसको कहते हैं कि मैटर कलेक्शन, तो मैटर कलेक्शन पीएचडी में जैसे मैटर कलेक्शन करते थे पीएचडी करने के लिए, वैसे ही मैंने यमदीप के लिए मैटर कलेक्शन किया था। और जी जब जी मेरे पास उनके बारे में सारा डिटेल आ गया, तब मुझे लगा कि इसे मैं एक उपन्यास का रूप दूं, जिसमें सारे तथ्य यथावत रहें, बस नाम और पात्र बदल जाएं, और जी एक कहानी का हम ट्रीटमेंट दे सकें, एक जो हमारी टेक्निक अपनी बन सके उपन्यास की, मैं वो जी करूं। बाकी जो तथ्य हैं वो तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। तो जी जी इस तरह से मुश्किलें तो आई, लोगों के व्यंग, लोगों की व्यंग भरी हंसी, सब कुछ झेलते हुए, और फिर उन लोगों का कई कई बार मना कर देना, कई कई बार बहाने कर देना। स्वयं अंदाज गुरु ही कई बार बहाना कर चुके थे कि कह दो कि हम नहीं हैं घर जी जी में। तो फिर हम वापस लौट जाते थे, लेकिन फिर जाते थे। हमें जैसे लग रहा था कि एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य भी नहीं कहेंगे उसको, एक जी जुनून उसको कहते हैं, नहीं मुझे ये तो कर ही लेना है, मुझे ये करना ही, इनके बारे में जानना ही है कि ये करते क्या है, कैसे क्या क्या होता है। जी तो वो रॉ मटेरियल हमने जब इकट्ठा कर लिया, तब उसके बाद हमने इस उपन्यास को लिखा। और जी संयोग से ये मेरा भी पहला उपन्यास, और थर्ड जेंडर पर भी भारत का पहला उपन्यास। जी आज जी स्थिति ये है कि उस उपन्यास में मैंने जो जो डिमांड किया था, मांग की थी इन लोगों के लिए कि इन्हें भी आरक्षण दिया जाए, इन्हें भी शिक्षित किया जाए, इन्हें सुरक्षा जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है, जी जी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये अच्छे टीचर बन सकते हैं, इन्हें सारे वो मौलिक अधिकार दिए जाएं, मानवाधिकार, जो मानवाधिकार की श्रेणी जी में आते हैं, हम्म वो सब। तो 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, आमतौर से आपने देखा होगा कि बिना जुलूस और धरना प्रदर्शन के कोई भी आरक्षण जल्दी तो नहीं ही मिलता है। जी जी हाँ सही बात। लेकिन बिना किसी धरना प्रदर्शन के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत में इन्हें वो सारे अधिकार दे दिए, मौलिक अधिकार। और अब इनकी स्थिति में हम लोग समाज में देख भी रहे हैं कि बहुत सुधार आ रहा है। बहुत सारे लोग पदों पर हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी और ज़रूरत है कुछ करने की।